क्लास 8 हिंदी बुक का चैप्टर 3 है चिट्ठियों में यूरोप। अभ्यास करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, इस पत्र के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। पहला है क, इस पत्र का लेखक किस शहर या देश की यात्रा पर गया था? उत्तर होगा, इस पत्र का लेखक गोसलाविया के शहर नेविसाद की यात्रा पर गया था। ख देखिए, उस देश में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, वहाँ कौन सा खेल सबसे अधिक लोकप्रिय है? उत्तर होगा, यहाँ के लोग फुटबॉल खेलना अधिक पसंद करते हैं। टेबल टेनिस और स्केटिंग भी खेलना उन्हें बहुत पसंद है। ग देखिए, उस देश के कुछ खाद्य पदार्थों के नाम बताओ। उत्तर होगा, उस देश के कुछ खाद्य पदार्थों योगर्ट, आइसक्रीम, चले जैसे मिठाई जिसमें खट्टी बेरी का गूदा भरा हुआ होता है, सेवैयां, सेमियां, उबली सूप में ब्रेड बटर, मार्मलेट आदि है। लेखक ने यह क्यों कहा कि अच्छे से रहना ताकि माँ को तकलीफ ना हो? उत्तर, ऐसा लेखक ने इसलिए कहा क्योंकि वह शहर से बाहर गया हुआ था और माँ बच्चे अकेले थे। अगर बच्चे तंग करेंगे तो माँ को तकलीफ होगी। दूसरा का क है, भारतीय खाने के कुछ चीजें जैसे चावल सेवैयां यूरोप में अलग ढंग से खाई जाती है। क्या भारत में यह चीजें अलग अलग ढंग तरीकों से बनाई और खाई जाती है? पता करो और बताओ। दूसरा है, दुना नदी यूरोप के कई देशों से बहती है। भारत में भी अनेक ऐसी नदियां हैं जो अन्य राज्यों के बीच बहती है। ऐसी कुछ नदियों के नाम लिखो। यह भी पता करो कि वह कौन से राज्य से होकर बहती है। ठीक है, अब देखिए उत्तर इसका उत्तर होगा, हर जगह पर खाने की चीजों को अलग अलग ढंग से बनाया जाता है। जैसे कई जगहों पर चावल को उबालकर बिरयानी बनाकर, मीठे चावल बनाकर खाया जाता है। कहीं इडली और डोसा बनाकर भी खाया जाता है। सेवैयां दूध में डालकर, नमकीन बनाकर, मीठा बनाकर या फालूदा आदि के रूप में भी खाई जाती है। अब दूसरा का उत्तर देखिए, गंगा। गंगा किस किस राज्य से गुजरेगी? हरिद्वार, ठीक है, गाजियाबाद, बिहार, बंगाल। पटना बिहार के अंदर में आता है, इसलिए पटना नहीं लिखेंगे, गलत है, उसको थोड़ा सुधार लेंगे आप लोग। अब देखिए यमुना। यमुना उत्तर प्रदेश, दिल्ली। नर्मदा नदी महाराष्ट्र। कावेरी दक्षिण भारत से गुजरती है। ठीक है, अब देखिए तीसरा तीसरा है, पत्र में लिखा गया है कि मौसम अच्छा चल रहा है, यहाँ बसंत आ रहा है। भारत के अलग अलग भागों में भी अलग अलग तरह का मौसम रहता है। साल भर अलग अलग ऋतुएं अपना प्रभाव दिखाती है। अब तुम बताओ कि तुम्हारे प्रदेश में साल भर मौसम कैसा रहता है? ठीक है, तो आंसर होगा, मेरे प्रदेश में साल भर मौसम कुछ इस प्रकार रहता है। पहला है वसंत ऋतु, फरवरी से मार्च। ठीक है, इस समय मौसम बहुत सुहावना होता है, हल्की ठंड और गर्मी का संतुलन रहता है। पेड़ों पर नए पत्ते और फूल खिलते हैं। उसके बाद है ग्रीष्म ऋतु, अप्रैल से जून। इस दौरान बहुत गर्मी पड़ती है, तापमान काफी बढ़ जाता है और कभी कभी लू भी चलती है। वर्षा ऋतु, जुलाई से सितंबर। ठीक है, मानसून के आने पर अच्छी बारिश होती है जिससे तापमान में ठंडक आती है और वातावरण हरा भरा हो जाता है। शरद ऋतु, अक्टूबर से नवंबर। इस समय मौसम सुहावना होता है, हल्की ठंड शुरू हो जाती है और आसमान साफ रहता है। शीत ऋतु, दिसंबर से जनवरी। सर्दियों में तापमान काफी गिर जाता है और ठंडी हवाएं चलती है, कभी कभी कोहरा भी छा जाता है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न चौथा है, अपने प्रदेश के कुछ खाने पीने की चीजों के नाम बताएं। दूसरा है, अपने मनपसंद व्यंजन को बनाने का तरीका पता करो और लिखो, सामग्री और विधि। तो उत्तर होगा पहला का, मेरे प्रदेश के कुछ खाने पीने की चीजें इस प्रकार है, लिट्टी चोखा, कचौरी, दाल पीठा, कढ़ी बड़ी, घेवर। ठीक है, आप चाहें तो अपना भी लिख सकते हैं। अब देखिए मेरे मनपसंद व्यंजन है गट्टे की सब्जी। इसे बनाने का तरीका इस प्रकार है, जो आपको पसंद हो ये आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप यही लिखें। ठीक, देखिए ऊपर सारा सामग्री दिया है और नीचे में विधि लिखा है। ठीक है, तो इसी तरह आपको अपना मनपसंद जो भी चीज है उसका ऊपर में सामग्री लिखेंगे और नीचे इस तरह से विधि लिख लेंगे। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसी पुस्तक के किसी पाठ में है कि कुछ लोगों को कोई खास वस्तु इकट्ठा करने का शौक होता है। कुछ लोग गुड़िया, पुस्तकें, चित्र, तो कुछ लोग डाक टिकट इकट्ठे करते हैं। ठीक है, अब पहला देखिए, यदि तुम्हें कोई चीज इकट्ठा करने का शौक है तो उसके बारे में अपने साथियों को बताओ। ठीक है, दूसरा देखिए, अपने किसी परिचित के बारे में लिखो जो इस तरह की चीजें इकट्ठा करता हो। तुम इन चीजों के बारे में लिख सकते हो। पहला है क में, उन्हें कौन सी चीज इकट्ठा करने का शौक है? ख में है, वो इन्हें कहाँ कहाँ से इकट्ठा करते हैं? ग है, उनके इस शौक की शुरुआत कैसे हुई? घ में, वे इकट्ठी की गई चीजों को कैसे संभाल कर रखते हैं? अंग है, इन चीजों को इकट्ठा करने और रखने में कौन कौन सी समस्या होती हैं? ठीक है, तो देखिए उत्तर देखिए,
उत्तर है, मुझे डाक टिकट इकट्ठा करने का बहुत शौक है। जब भी मैं किसी नए देश या स्थान का टिकट देखता हूँ, तो उसे अपनी संग्रह में शामिल कर लेता हूँ। यह शौक मुझे अलग-अलग देशों और उनकी संस्कृति के बारे में जानने का मौका देता है। ठीक है? अब देखिए दूसरा का आंसर, मेरे एक परिचित को पुराने सिक्के इकट्ठा करने का बहुत शौक है, उनके बारे में जानकारी इस प्रकार है, क का होगा। अब देखिए उन्होंने पुराने सिक्के इकट्ठा करने का शौक है, वो वे विभिन्न समय के और विभिन्न देशों के सिक्कों को इकट्ठा करते हैं। ख देखिए वे अपने सिक्के पुराने बाजारों, अंतर्राष्ट्रीय मेलों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों से इकट्ठा करते हैं। कभी-कभी उनके दोस्त भी उन्हें अन्य देशों के सिक्के लाकर देते हैं। ठीक है? ग देखिए उनका इस शौक की शुरुआत तब हुई जब उनके दादा ने उन्हें एक पुराना सिक्का उपहार में दिया। इसके बाद उन्होंने पुराने सिक्कों के बारे में पढ़ना शुरू किया और इसी तरह उनकी रुचि बढ़ती गई। अब देखिए घ, वे सिक्कों को एक विशेष अलमारी में रखते हैं, जहां उन्हें धूल और नमी से बचाने के लिए कवर में रखा जाता है। इसके अलावा कुछ खास सिक्कों को पॉलिश करके चमक बनाए रखते हैं। पंगा देखिए, इन चीज़ों को इकट्ठा करने और रखने में सबसे बड़ी समस्या यह है कि पुराने सिक्के कभी-कभी नष्ट होने लगते हैं। इसके अलावा सही सिक्कों को ढूँढना और उनकी कीमत समझना भी मुश्किल है। ठीक है? अब प्रश्न संख्या 6 देखिए। इस पत्र में लेखक ने अलग-अलग तरह के पेड़-पौधों का ज़िक्र किया है। पता लगाओ वो कौन से पेड़-पौधे हो सकते हैं। इस काम के लिए तुम अपने अध्यापकों, अपने साथियों, पुस्तकालय या अन्य साधनों की भी सहायता ले सकते हो। ठीक है? तो देखिए संकेत, जिसे नए साल पर लगाएं या सजाते हैं, तो उत्तर लिखिए। पहला तो आप लिखेंगे क्रिसमस ट्री, दूसरा पलाक्स और तीसरा लिखेंगे गुलाब। अब देखिए 7वां में, मानचित्र में इस पत्र में अनेक देशों, शहरों और नदियों का जिक्र किया गया है। नीचे दिए गए मानचित्र में उन स्थानों के नाम भरो। ठीक है? तो ये मानचित्र में उनका नाम भरना है। तो उदाहरण के लिए आप क्या करेंगे, इसमें जो भी शहर, नदी या देश की बात किया गया सारे यूरोप का है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देश में के लिए ये सारा है शहर और नदी, इन सबको अपने मैप पे दिखा लेंगे। ठीक है? अब चलिए आगे बढ़ते हैं 8 में, पत्रों के माध्यम। ठीक है? पत्रों के माध्यम का है, तुम लोग गौतम से एरोग्राम मांग कर हमको चिट्ठी लिखना। ऊपर के वाक्य पर ध्यान दो और किसी डाकघर में जाकर पता करो कि एरोग्राम किसे कहते हैं। साथ ही यह भी पता करो कि पत्र भेजने के लिए वहाँ कौन कौन से साधन उपलब्ध है। ख में है, आधुनिक तकनीक द्वारा भेजे जाने वाले पत्रों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करें, जैसे ईमेल, फैक्स इत्यादि। ठीक है? उत्तर देखिए, आधुनिक तकनीक के द्वारा पत्र भेजने के लिए सुविधाजनक माध्यम उपलब्ध है, जैसे ईमेल। ईमेल एक डिजिटल माध्यम है जिसके द्वारा आप कुछ ही सेकंड में किसी भी व्यक्ति को संदेश भेज सकते हैं। इसके लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है। फैक्स, फैक्स के जरिए आप दस्तावेजों की कॉपी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। इसमें दस्तावेज को स्कैन करके दूसरी जगह प्रेषित किया जाता है। संदेश सेवा, यह व्हाट्सएप और अन्य इंटरनेट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर भी पत्र और दस्तावेज भेजे जा सकते हैं, जो अत्यधिक सुविधाजनक और त्वरित होते हैं। ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 9, पत्रों का संकलन। पत्र पत्र अपने समय के महत्वपूर्ण व्यक्तियों की बातों, विचारों का दस्तावेज होता है। इसलिए महत्वपूर्ण पत्रों का संकलन भी किया जाता है और समय-समय पर उससे लाभ भी उठाया जाता है। तुम्हें पता होगा कि भारत की आज़ादी के लिए क्रांतिकारी आंदोलन भी चला था, जिसमें सरदार भगत सिंह भी शामिल थे। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान उनके द्वारा अपने मित्रों को लिखे गए एक पत्र को आगे दिए गए हैं। तुम इसे पढ़ो। ठीक है? अब देखिए पत्रों का संकलन इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं और व्यक्तियों के विचारों को समझने का एक महत्वपूर्ण साधन है। भारत की आजादी के संघर्ष में क्रांतिकारी नेताओं ने पत्रों के माध्यम से अपने विचार साझा किए और लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरित किया। सरदार भगत सिंह, जो स्वतंत्र संग्राम के महान क्रांतिकारी थे, उन्होंने भी कई पत्र लिखे जो आजादी के लिए उनके समर्पण और संघर्ष को दर्शाते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लिखे गए पत्रों में भगत सिंह ने अपने साथियों और मित्रों को अपने विचार, संघर्ष की चुनौतियों और देश प्रेम के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त की। इन पत्रों को पढ़कर हमें यह समझने का अवसर मिलता है कि उस समय के क्रांतिकारियों ने कितने कठिन संघर्ष किए थे और वे अपने विचारों को कितनी गंभीरता से रखते थे। महत्वपूर्ण पत्रों का संकलन हमें अतीत से जोड़ता है और इन घटनाओं से सबक लेने में मदद करता है, जो देश के निर्माण में सहायक रही है।